देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 से बीएसटी का। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल। देखो हम लोग कंट्रोल क्यों करते हैं, रीजन क्या होता है कंट्रोलिंग करने का। देखो एक तो अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, आराम से लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे ट्राई करोगे बेस्ट आंसर लिखने का तो हो जाएगा मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज। कंट्रोल इसीलिए करते हैं ताकि वेस्टेज क्या हो मेरा कम से कम। सो द वन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल इज टू मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज। इसके अलावा क्या होगा, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो सकता है, ठीक है, या फिर टू कॉप अप विथ चेंजिंग इन्वायरमेंट भी हो सकता है, बहुत सारा होगा। बट एक का अगर बात आएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज। कंट्रोल करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मिनिमाइज द वेस्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, अगर तुमको ठीक से बताए तो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का जो पॉइंट है ये कंट्रोलिंग का सेकेंड नंबर स्टेप है, ठीक है। कंट्रोलिंग का कौन सा स्टेप है, सेकेंड। अच्छा कंट्रोल करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहला क्या है, सेटिंग द स्टैंडर्ड। सबसे पहला पॉइंट क्या था, स्टैंडर्ड को सेट करना। फिर क्या था, एक्चुअल को मेजर करना। फिर दोनों को क्या कर देना, कंपेयर करना। फिर डेविएशन निकालना। फिर क्या करना, करेक्टिव एक्शन लेना। और लास्ट में क्या था, फीडबैक। ये 6 स्टेप्स था हम लोग किसका, कंट्रोलिंग का। अब यहाँ पे किस स्टेप के बारे में बात किया गया है, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब कंट्रोलिंग का कौन सा स्टेप है, ये सेकेंड वाला स्टेप है। अब मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि देखो हम एक टारगेट सेट किए, मतलब पहला स्टेप था कि हम मान लिए एक जो कंज्यूमर है, सॉरी जो वर्कर है वो कितना पीस बनाएगा, 100 पीस बनाएगा। ये क्या है मेरा टारगेट, मतलब सबसे पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, वर्कर अब काम करेगा तो वर्कर काम करने के बाद कितना पीस बनाया उसको मेजर करेंगे। तो सपोज करो वर्कर बनाया 80, कितना बनाया, तो इसको जो मेजर किए ना कि 80 बनाया, यही मेरा कौन सा स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप। अब इसके बारे में ही पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द सेकेंड स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। क्लियर है, ये कंट्रोलिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप है, सेकेंड वाला। वेयर द, जहां पर क्या होता है, द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर आर मेजर्ड। बस इतना लिखोगे आराम से काम चल जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कौन सा स्टेप है, सेकेंड स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस, जहां पर वेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर आर मेजर्ड। जहां पे वर्कर जो एक्चुअली में काम किया 80 यूनिट बनाया, इसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। बट एक चीज थोड़ा ध्यान में रखना, अगर वर्कर का स्टैंडर्ड पीस में, किसमें, तो मेरा एक्चुअल भी किसमें होना चाहिए, मेजरमेंट भी पीस में, ठीक है। बस यहां तक आंसर लिखना है, बाकी सुन सकते हो। इट इज कन्वीनियंट इफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड ऑन द सेम मेजरिंग स्केल एज टू प्लान्ड परफॉर्मेंस। देखो ये ज्यादा अच्छा होगा कि प्लानिंग जिस मेजरिंग स्केल से नापे हैं, एक्चुअल को भी हम लोग उसी मेजरिंग स्केल से नापेंगे। जैसे कि प्लानिंग अगर मेरा पीस में है, यूनिट में है, तो एक्चुअल भी किस में होना चाहिए, पीस या यूनिट, ताकि हम लोग क्या कर सके, दोनों को कंपेयर कर सके। और एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है। और ये 33 वाला क्वेश्चन तो और भी ज्यादा है, ये 7-8 बार आ चुका है। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जब पूरा का पूरा पावर फ्यू हैंड्स में होता है, देखो 3 लेवल होता है मैनेजमेंट का, ये पता है ना। जब सारा पावर टॉप लेवल के पास होगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। और जब सारा का सारा पावर, मतलब जो भी पावर रहेगा ना, उसमें कुछ पावर टॉप लेवल रख करके बाकी सारा पावर क्या करेगा, मिडिल और लोअर लेवल में डिवाइड कर देगा, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये दोनों आता है एग्जाम में, पहला डेफिनेशन और दूसरा डिफरेंस। डिफरेंस बहुत बार पूछता है और डेफिनेशन भी आता है बहुत बार, बताते हैं। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कीपिंग ऑल द ऑथोरिटीज इन द फ्यू हैंड्स। देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सारा का सारा पावर फ्यू हैंड्स में रखना। अब फ्यू हैंड्स में रखने का मतलब ये होता है कौन से लेवल पे रखना, टॉप लेवल पे रखना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। दूसरे की अगर बातें करें तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू इवनली और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी को इवनली या इक्वली बांट देना, किसमें बांट देना, ऑल द लेवल ऑफ, ये मैनेजमेंट होगा, टू द ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कीपिंग अथॉरिटी इन
few hands, that is top level management. And decentralization का मतलब क्या होता है, evenly और equally distribution of authority at all the level of management. मतलब decentralization में सारा जो पावर होता है वो बांट दिया जाता है एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में. और देखो डिसेंट्रलाइजेशन के केस में ना कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन करने का पावर सिर्फ टॉप रखता है, थोड़ा बहुत पावर रखा जो इंपॉर्टेंट मैटर है, और बाकी सारे वो क्या करता है, मिडिल एंड लोअर में बांट देता है. ठीक है, अब कहाँ पे कौन सा फॉलो होता है, देखो अगर सेंट्रलाइजेशन का बात करें तो इसको हम लोग कहाँ फॉलो करेंगे, जहाँ पे छोटा मोटा बिजनेस है तो सारा काम ओनर से पूछ करके करो, तो सेंट्रलाइजेशन फॉलो होता है कहाँ पे, छोटा मोटा बिजनेस में. ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन पावर थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर देना, वो बड़ा बिजनेस में फॉलो होता है, क्योंकि बड़े बिजनेस में तुम्हारा 8-10 ब्रांच है, वहां पे अगर तुम सेंट्रलाइजेशन रखोगे तो सारा ब्रांच तुमसे एक एक क्वेश्चन पूछेगा तो तुम खुद ही पागल हो जाओगे. ठीक है, तो इसीलिए सेंट्रलाइजेशन कहाँ से फॉलो होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, और डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ पे, बिग ऑर्गेनाइजेशन. फिर राइट डाउन वन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देखो ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंस, पहले बताए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग पार्ट में क्या कर देना, डिवाइड कर देना. ठीक है, अलग अलग पार्ट में ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना, दैट इज नॉन एज अ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन से क्या फायदा मिलता है, जैसे कि हम लोग जब इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, शादी घर का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो देखना वहां पे वेलकम वाला पार्ट अलग होता है. ठीक है, डेकोरेशन वाला पार्ट अलग होता है, लाइटिंग वाला पार्ट अलग हो गया. ठीक है, सब अलग अलग होता है ना, कुकिंग का अलग हो गया, तुम्हारा खाना खिलाने वाला क्या होता है, थोड़ा अलग होता है. तो यहाँ पूछा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा, मतलब काम को अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो फायदा क्या होगा. पहला, ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन गेटिंग स्पेशलाइज्ड वर्क. हाँ या ना, ऑर्गेनाइजेशन अगर होगा तो काम क्या होगा, स्पेशलाइज्ड होगा. क्यों, क्योंकि अगर मान ले तुम ऐसा होता है कि जो लोग खाना बना रहा है वही लोग को दे दोगे डेकोरेट भी करो और गेस्ट का वेलकम भी करो, तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा खिचड़ी हो जाएगा तब, है ना. तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन होगा तो जो भी काम होगा वो कौन से नेचर का होगा, स्पेशलाइज्ड. कुकिंग वाले को कुकिंग का काम दे दिया, डेकोरेशन वाले को डेकोरेशन का, तो इससे क्या फायदा होगा, कुकिंग भी अच्छा होगा और डेकोरेशन भी अच्छा होगा. लेकिन एक ही जन को सारा काम दे देंगे तो कर पाएगा, ढंग से नहीं करेगा. दूसरा फायदा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन गिव्स क्लियरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप. ऑर्गेनाइजेशन काम के रिलेशनशिप में पूरा का पूरा क्लियरिटी देता है कि किसका कौन सा काम है. कुकिंग वाले को पता है उसका काम क्या है, कुकिंग करना. डेकोरेशन वाले का काम है, उसका काम क्या है, डेकोरेशन करना. ठीक है, और थर्ड क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर हम लोग काम को डिवाइड कर देंगे तो जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह है उसका यूज क्या होगा, बेस्ट, मतलब वेस्टेज वगैरह कम से कम, क्योंकि वो उस काम में स्पेशलाइज्ड है, वो वेस्टेज करेगा क्या, क्योंकि बार बार तो वही काम कर रहा है. ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंस, सॉरी हाँ, तीन इंपॉर्टेंस होता है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का. बट एग्जाम में आए तो एक ही लिखना है, लेकिन हाँ लॉन्ग क्वेश्चन में भी थोड़ा ध्यान देना. 35 नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी. देखो दोनों का मतलब क्या होता है. टाइम स्टडी मतलब टाइम को स्टडी करना, कि वर्कर अगर एक काम को करेगा तो कितना टाइम अलाउड करेंगे, दैट इज कॉल्ड टाइम स्टडी. टाइम स्टडी का डेफिनेशन देखो, टाइम स्टडी इज कंसर्न टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ टास्क. इतना ही डेफिनेशन है, एग्जाम में अगर आता है व्हाट डू मीन बाय टाइम स्टडी तो यही लिखना है. टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है, ये फाइंड आउट करना कि वर्कर को कितना टाइम अलाउड होना चाहिए. कॉस्टिंग में करते हैं ना टाइम अलाउड 10 घंटा, तो वो कैसे निकलता है, टाइम स्टडी करके. ठीक है, तो टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है, टाइम स्टडी इज कंडक्टेड, ये किया जाता है. टाइम स्टडी इज कंडक्टेड, कंडक्टेड का मतलब क्या होता है, किया जाना. टाइम स्टडी इज कंडक्टेड क्यों किया जाता है, टू फाइंड आउट, क्या निकालना, टू फाइंड आउट मतलब निकालना, क्या निकालना, स्टैंडर्ड टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ टास्क. ठीक है, कौन सा टाइम निकालना, स्टैंडर्ड टाइम निकालना, किसके लिए, परफॉर्मेंस ऑफ टास्क लिख दो या वर्क लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज कॉल्ड टाइम स्टडी. बट मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है, देखो मोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, मूवमेंट करना. तो मोशन स्टडी इज कंडक्टेड टू टोटल मूवमेंट, टू फाइंड आउट टोटल मूवमेंट ऑफ वर्कर, यहाँ थोड़ा फाइंड आउट होगा, टू फाइंड आउट टोटल मूवमेंट ऑफ वर्कर व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द टास्क. देखो मोशन स्टडी में हम लोग ये देखते हैं कि वर्कर जब काम कर रहा है तो वो क्या क्या मूवमेंट कर रहा है. ठीक है, उसके बाद
कटिंग डाउन द अननेसेसरी मूवमेंट, और जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसको क्या कर देना, कट डाउन कर देना, ताकि काम क्या हो, थोड़ा कम टाइम में हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि एक मोबाइल फोन रिपेयरिंग शॉप है, अब वहां पे इमेजिन करो कि जो उसका डेस्क है, डेस्क पे रिपेयर करता है, अब डेस्क पे फोन रख करके वो क्या करता है, रिपेयर करता है, और उसका टूल्स जो है ना उससे थोड़ा सा दूर है। अब हम मोशन स्टडी करेंगे तो दिन भर देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, एक बार फोन रिपेयर किया, फिर टूल ले जाके रखा बॉक्स में, बॉक्स क्या थोड़ा सा दूर है, उसके लिए चेयर से उठ करके फिर जाना पड़ रहा है, फिर दूसरा मोबाइल आया, फिर से टूल लेकर के आया, फिर रखा, फिर तो देखो मूवमेंट तो कर रहा है। पहला फोन का रिपेयर किया, क्या वो नेसेसरी है कि अननेसेसरी है? लेकिन ये जो बार बार मूव करके जा रहा है, टूल को ला रहा है, फिर रख रहा है, ला रहा है, रख रहा है, ये नेसेसरी है कि अननेसेसरी है? अननेसेसरी है। तो ये क्या करेगा, टोटल मूवमेंट को पहले देख लेगा, टोटल मूवमेंट देखने के बाद उसमें से अननेसेसरी मूवमेंट को फाइंड आउट करके क्या कर देगा, कट डाउन। ठीक है, डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। मोशन स्टडी इज कंडक्टेड, ये किया जाता है टू फाइंड आउट द टोटल मूवमेंट ऑफ द वर्कर, क्या करना, वर्कर के टोटल मूवमेंट को निकालना। कब निकालेंगे, वाइल दे आर परफॉर्मिंग द टास्क, जब वो लोग काम कर रहा है तो इनके टोटल मूवमेंट को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, एंड फिर क्या करेंगे, कटिंग डाउन मतलब घटाएंगे या हटा देंगे द अननेसेसरी मूवमेंट, जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। इस स्टडी को हम लोग कौन सा स्टडी कहते हैं, मोशन स्टडी। मतलब टाइम स्टडी करते हैं ताकि वर्कर का स्टैंडर्ड टाइम निकाल सके, बट मोशन स्टडी करते हैं ताकि वर्कर का जो अननेसेसरी मोशन है, कौन सा मोशन, अननेसेसरी मोशन या मूवमेंट जो उसको क्या कर देना, कट डाउन कर देना, मतलब हटा देना। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है, मेंशन वन लिमिटेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जो तुम लोग का चैप्टर नंबर 2 है, उसका एक लिमिटेशन क्या है। मतलब देखो हम लोग पढ़े ना दो जन का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, किसका, एक फ्यूल का और एक टेलर का, पढ़े हो ना। फ्यूल को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, और टेलर को कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। याद नहीं होगा तो याद रखना, टेलर लोग क्या होता है, साइंटिफिक होता है, साइंटिस्ट होता है। ठीक है, और फ्यूल का समझ गया तो ऑटोमेटिक क्या बना तुम्हारा, मॉडर्न। ठीक है, हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि मेंशन वन लिमिटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, टेलर कितना सारा प्रिंसिपल दिया था, इसका 4 से लेकर के 5, कोई फिक्स नहीं है, हर बुक में अलग अलग होता है, बट बेसिकली हम लोग 4 कहेंगे। एंड फ्यूल का कितना प्रिंसिपल है, 14। फ्यूल का कितना प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल है। फ्यूल का फिक्स है, हर बुक में तुमको कितना प्रिंसिपल मिलेगा, 14। अब ये सब प्रिंसिपल ये बताएगा कि कैसे बिजनेस को मैनेज करना है। अब देखो, अगर हम तुमको किसी चीज का सिद्धांत बता दे कि इस चीज को ऐसे करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मेरे को ये पूछा गया है कि जो भी मैनेजमेंट करने का सिद्धांत है उसका लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन का मतलब डिसएडवांटेज हल्का वाला, माने नॉट सो डिसएडवांटेज, मतलब कहाँ कहाँ पे वो प्रिंसिपल काम नहीं करेगा, मतलब नुकसान क्या है कह सकते हैं। हाँ, तो देखो एक लिमिटेशन के बारे में पूछा गया, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट अ रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये पढ़े थे लिमिटेशन में कि बिजनेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या उसका रेडीमेड सॉल्यूशन है ये प्रिंसिपल को अप्लाई कर देना, क्योंकि उसको थोड़ा सा चेंज करके फिर अप्लाई करना पड़ेगा। और भी बहुत कुछ पढ़े थे कि हम लोग डील करते किसके साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ, जो कि हमेशा डायनेमिक होता है, तो प्रिंसिपल को भी हमेशा हमको चेंज करना पड़ेगा। ये भी तो लिमिटेशन हो गया, नुकसान टाइप का हो गया ना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है 36 वाला क्वेश्चन, राइट वन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा ध्यान से सुनना, हम लोग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव में जो है ना जब पढ़े थे तो याद रखना 3 पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। याद है, मैनेजमेंट का 3 ऑब्जेक्टिव होता है, कौन कौन सा, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ये 3 ऑब्जेक्टिव था, इसमें से यहाँ पे ये थोड़ा अलग मैटर का, लेकिन ये भी ऑर्गेनाइजेशनल ही है। कौन सा ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक। कौन सा, इकोनॉमिक का मतलब ही होता है पैसा से कनेक्टेड। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, पैसा से कनेक्टेड। तो मैनेजमेंट का वो ऑब्जेक्टिव बताओ जो पैसा से कनेक्टेड है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल। इसका मतलब क्या आएगा, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। क्या होगा, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, पैसा से कनेक्टेड क्या होगा, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ।
अगर तुम प्रॉफिट लिखोगे तो वो भी चलेगा। तो वन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज क्या, एक लिखना है तो तुम प्रॉफिट लिख देना, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट या ग्रोथ या फिर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय पोडोस्कोरम, ठीक है, PODSCORB, इसका मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे बहुत बार क्या करेगा, तुमको पूरा सेंटेंस दे देगा PODSCORB और पूछेगा यहाँ पे P का मतलब क्या होता है। तो देखो P का मतलब होता है प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, D का मतलब डायरेक्टिंग, S का मतलब स्टाफिंग। ये चारों ठीक से जाना। अब C और O में कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजेशन मत लिख देना, क्योंकि C और O एक साथ है। CO इसमें क्या आता है, कोऑर्डिनेशन, क्या आता है, ये एग्जाम में यही पूछता है कि यहाँ पे CO का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। तो C और O का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। R का मतलब होता है रिपोर्टिंग और B का मतलब क्या होता है, बजटिंग। इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना, या तो SAQ या MCQ आएगा तो आएगा ही कंफर्म, ये हर बार देता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो पोडोस्कोरब है ये वाला दिया कौन था, लथर गुलिक, याद रखना कौन, लथर गुलिक, ठीक है। कौन दिया था ये पोडोस्कोरब वाला, लथर गुलिक। तो फिर से बता देते हैं, देखो पोडोस्कोरब में P का मतलब क्या हुआ, प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, D का मतलब, S का मतलब स्टाफिंग, और CO एक साथ पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजट। इसको बार बार रटना है ताकि याद हो जाए, और ये क्वेश्चन लगभग इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है व्हाट इज गैंग प्लैंक। देखो गैंग प्लैंक ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ये लगभग इस साल आएगा ही, समझ लेना। गैंग प्लैंक का मतलब क्या होता है, ये बताए थे तुम लोग को कि एक चेन ऑफ ऑथोरिटी होता है जो कहां से कहां फ्लो करता है, टॉप से लेकर के। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक बार बुक में पढ़े थे कि वर्कर था बहुत सारा, ABCD, है ना, ZEFGH, हाँ। तो देखो चेन ऑफ ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, जहां पे ऑथोरिटी टॉप से लेकर के कहां फ्लो करता है, लोअर लेवल तक, दैट इज नॉन एज अ चेन ऑफ ऑथोरिटी। अब इसमें एक गैंग प्लैंक था, मतलब यहाँ पे हम बताए थे कि कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर डी से लेकर के जेड तक लेके जाना है तो वो पूरा चेन में फ्लो करेगा। डी से जाएगा किसके पास, सी के पास, सी से बी के पास, बी से ए के पास, ए से जेड के पास, मतलब एक एक चेन के थ्रू वो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या था, इसके अंदर में एक तो परमिशन था जहां पे अगर कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन हमको फ्लो करवाना हो तो सेम लेवल पे काम कर रहा दो वर्कर आराम से कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। बट इसका एक था क्या कि दोनों का दोनों कौन से लेवल पे काम करेगा, सेम लेवल। मतलब देखो चेन ऑफ ऑथोरिटी में डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल था नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन जाएगा वो पूरा का पूरा उस चेन के थ्रू जाएगा। वो डायग्राम याद आ रहा है ना, कौन सा किसका बात कर रहे हैं, पूरा चेन के थ्रू ही जाएगा। बट अगर हमको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना, अर्जेंट इंफॉर्मेशन है, तो उस कंडीशन में दो वर्कर जो ही एक ही लेवल पे काम कर रहा है, वो जिस पोस्ट पे हम भी उसी पोस्ट पे, लेकिन वो एक साइड और हम एक साइड, तो हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कौन से लेवल ऑफ ऑथोरिटी पे रहेगा, दोनों का दोनों सेम। तो डेफिनेशन क्या है, गैंग प्लैंक इज अ वे इन द कम्युनिकेशन चैनल। गैंग प्लैंक एक वे है, एक रास्ता है, अवे नहीं होगा, अवे, अवे इन द कम्युनिकेशन चैनल दैट, जो क्या करता है, परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन। मेन लाइनिंग यही है, ये परमिट करेगा, क्या परमिट करेगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द टू वर्कर। दो वर्कर के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन को परमिट करेगा। दो वर्कर के बीच में क्या, डायरेक्ट कम्युनिकेशन को परमिट करेगा, लेकिन वर्किंग एट द सेम लेवल ऑफ ऑथोरिटी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो ही पॉइंट है इसका आंसर का, कम्युनिकेशन बिटवीन टू वर्कर, लेकिन वर्किंग एट द व्हाट, सेम लेवल ऑफ ऑथोरिटी। दोनों में से एक भी लाइन मिसिंग हुआ तो पूरा का पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो गैंग प्लैंक परमिट्स अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू वर्कर वर्किंग एट द सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट या ऑथोरिटी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ये चैप्टर 1 का सबसे पहला ही क्वेश्चन था। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कंसिस्टिंग ऑफ, याद ही होगा,
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग किसका? ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसको तो बहुत बार पढ़ा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41, कैन मैनेजमेंट बी कॉल्ड प्रोफेशन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आया हुआ है। क्या मैनेजमेंट को हम लोग प्रोफेशन कह सकते हैं? तो नहीं, डायरेक्टली आंसर होगा नहीं, लेकिन इसको हम लोग कह सकते हैं ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन, क्योंकि मैनेजमेंट का जो भी फीचर है, सॉरी प्रोफेशन का जो भी फीचर है वो मैनेजमेंट में नहीं है, या मैनेजमेंट का सारा फीचर प्रोफेशन में नहीं है, इसीलिए हम लोग प्रोफेशन को मैनेजमेंट नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर हो सकता है कि प्रोफेशन भी मैनेजमेंट के कैटेगरी में आ जाए। तो मैनेजमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट को हम लोग प्रोफेशन नहीं कह सकते, बट इट कैन बी सेड टू बी इन द पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन होगा, बट इट कैन बी सेड टू या सेड टू बी ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, सॉरी प्रोफेशन उस रास्ते में है कि वो मैनेजमेंट बन सकता है। ठीक है, या मैनेजमेंट उस रास्ते में जो कि प्रोफेशन बन सकता है। व्हाट इज शॉर्ट टर्म प्लानिंग? देखो एक मीडियम टर्म पढ़े थे, याद है? तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग का मतलब क्या होता है? जो 1 साल तक का होगा वो शॉर्ट। ठीक है, अप टू 1 ईयर का प्लान को हम लोग कौन सा प्लान कहते हैं? द प्लान विच इज मेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। मेन लाइन यही है, अ प्लान विच इज मेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। इसको हम लोग कौन सा प्लानिंग कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी वन लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। देखो प्लानिंग का मतलब पता है ना क्या होता है? प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में डिसाइड करना व्हाट इज टू बी डन, when it is to be done, how it is to be done and by whom it should be done. It bridges a gap between where we stand and where we want to reach. ये गैप का काम करता है, या इस गैप को ब्रिज करता है, फुलफिल करता है, आज हम कहाँ पे खड़े हैं और कल हमको कहाँ पे जाना है। तो दैट इज नॉन एज अ प्लानिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्लानिंग का एक लिमिटेशन क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे प्लान काम नहीं करेगा। पहला, इट डज नॉट वर्क इन कौन सा इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट चेंज होगा तो प्लान मेरा काम नहीं करेगा। प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस, का गारंटी ये नहीं देता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है जैसे कि ये कॉस्टली भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है ना, एंड इट कैन नॉट बी डन बाय एवरीवन, मतलब कौन करेगा? जिसका थोड़ा मेंटली स्ट्रांग हो वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ वर्क? देखो व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ वर्क? मोटिवेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? अब ध्यान से थोड़ा सुनना इसको। मोटिवेशन का डेफिनेशन नहीं पूछा है, व्हाट इज मोटिवेशन नहीं है ये, व्हाट इज मोटिवेशन ऑफ। तुमको काम करने के लिए जो चीज मोटिवेट करता है उसी को कहते हैं हम लोग मोटिवेशन ऑफ वर्क। तुमको काम करने के लिए जो चीज मोटिवेट करेगा दैट इज नॉन एज अ मोटिवेशन ऑफ वर्क। तो देखो वर्क ऑफ मोटिवेशन रिफर्स टू फैक्टर और इंसेंटिव, वो फैक्टर या वो इंसेंटिव दैट ड्राइव्स इंडिविजुअल टू परफॉर्म इफेक्टिवली, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड कंट्रीब्यूट टू देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोटिवेशन टू वर्क। मतलब जो चीज तुमको मोटिवेट करते हैं, जैसे कि तुमको बोले पैसा ज्यादा देंगे तो वो क्या होगा तुम्हारे लिए? मोटिवेशन टू वर्क। हम तुमको बोले प्राइस देंगे तो वो भी क्या होगा? मोटिवेशन ऑफ वर्क। जो चीज तुमको ड्राइव करता है, काम को करने के लिए मोटिवेट करता है, दैट इज नॉन एज अ मोटिवेशन ऑफ वर्क। देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। देखो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का एक एग्जांपल। देखो इंसेंटिव या मोटिवेशनल इंसेंटिव दो टाइप का होता है, एक होता है तुम्हारा फाइनेंशियल और एक क्या होता है? जब तुमको कुछ पैसा दे करके तुमको मोटिवेट करे दैट इज नॉन एज अ फाइनेंशियल, और जब तुमको पैसा के अलावा कुछ भी जैसे सेल्फ रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, प्रमोशन देना, ये सब क्या कहलाता है? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब ये डेफिनेशन बहुत बार आता है एग्जाम में कि देखो इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? गिविंग मोटिवेशन टू द वर्कर। दो टाइप का होता है, फाइनेंशियल मतलब इंसेंटिव विच इज गिवन इन मॉनेटरी टर्म्स, उसको हम लोग कौन सा इंसेंटिव कहते हैं? फाइनेंशियल। और एन इंसेंटिव विच आर नॉट गिवन इन मॉनेटरी फॉर्म्स आर नॉन एज अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का एग्जाम्पल पूछा है, क्या क्या होगा? एक तो रिकॉग्निशन और दूसरा क्या हो गया? रिस्पेक्ट या फिर प्रमोशन
ठीक है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या आएगा, रिकॉग्निशन मतलब पहचान देना कि वो अच्छा आदमी अच्छा काम करता है, रिस्पेक्ट देना, फिर प्रमोशन, ये सब क्या होता है नॉन फाइनेंशियल, क्योंकि ये पैसों में नहीं दिया जाता है, ठीक है।